श्रवण कुमार पर आधारित किताब से पितृभक्ति और हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक से सच्चाई का मार्ग, फिर अहिंसा का मार्ग चुन विश्व में शांति दूत से प्रख्यात हुए बापू। नमस्कार, हर्ष गुप्ता नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी आवाज़ के इस मंच पर खास शो शख्सियत। माफ़ करिएगा, एक खास राह शख्सियत। आप सोच रहे होंगे कि खास शो में क्या समस्या थी। खास शो बोलते समय मुझे किसी बड़े टीवी शो की तरह महसूस हुआ, इसलिए इसे वापस लेने का मन में आया। शख्सियत के इस राह में हम आपको सुनाएंगे देश दुनिया के विभिन्न शख्सियतों के जीवन कथा को। आपका परिचय उन महान शख्सियतों से होगा जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। शख्सियत के इस राह की शुरुआत या कहें पहले चरण में जिस महान शख्सियत की बात हम करने वाले हैं, शायद मेरे जैसे हर भारतीय के लिए शख्सियत शब्द का पूर्ण अर्थ ही वहीं से होता है। मेरे जैसे हर भारतीय से मेरा तात्पर्य जो भारत देश को कुछ हद तक समझता हो, महान विभूतियों से चिर परिचित हो। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, वैज्ञानिकों से खासा चिर परिचित, और इसीलिए एक महान वैज्ञानिक के शब्दों में अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस महान शख्सियत से प्रभावित होकर उनके बारे में बोला था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से बहुत लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे, आपके, सबके, पूरे भारत देश के बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर हुआ। वह एक सामान्य परिवार से थे। सामान्य परिवार मैंने बोला क्योंकि आमतौर पर मैं यही पढ़ते आया हूँ, लेकिन उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को पढ़ते समय मुझे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उनके पिता पोरबंदर रियासत के दीवान थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। इसकी गहराइयों में जाना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए वापस आते हैं। पोरबंदर में उन्होंने मिडिल शिक्षा ग्रहण की। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। शादी से पहले कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। गांधी जी ने उन्हें खुद पढ़ना लिखना सिखाया। आप इसे मेरे द्वारा गांधी के महान विचारों की शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं। राजकोट से हाई स्कूल, फिर उसके बाद भावनगर के सामलदास कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। 19 की उम्र में वह कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन जाने में उन्हें कुछ सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी बापू की एक जिद थी तो वह वहाँ पहुँचे। लंदन में पढ़ाई की, प्रैक्टिस के दौरान कुछ समस्याएं झेली, भारत वापस आ गए। उस समय के बॉम्बे, आज के मुंबई में प्रैक्टिस की, कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर समय आया 1893 में। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए वकालत के लिए 1 वर्ष के करार पर भारतीय फर्म नेटाल से। साउथ अफ्रीका वह जगह है जहाँ से गांधी ने पूरे विश्व को अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया, या कहें पूरा विश्व गांधी को जानना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अन्याय को पहले खुद सहा, कई प्रकार के शोषण का सामना किया। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा करते हुए अंग्रेज पुलिस द्वारा उन्हें धक्का इसलिए दे दिया गया क्योंकि वह अश्वेत थे। बापू को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। कोर्ट में पगड़ी उतारने को बोला गया।
बापू को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी गया, फिर भी बापू कुछ नहीं बोले। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि बापू शांत क्यों थे। बापू के बारे में पढ़ते वक्त मेरे मन में भी यही प्रश्न आया था। दरअसल बापू समय का इंतजार कर रहे थे। समय आया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। 1893 से 1914 तक चले नागरिक अधिकारों के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। फिर समय आया 9 जनवरी 1915, जब महात्मा गांधी अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत वापस आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करने के लिए वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं। समाज को बांधना और सबको एक साथ लेकर चलना बापू अच्छे से जानते थे। वे जानते थे कि बहुसंख्यक, या कहें जो समाज में बड़े थे या जिन्हें बड़ा माना जाता था, उनका एक गुट विरोध करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद समाज पर राज करना होता है। महात्मा गांधी का पूरा ध्यान निम्न वर्ग पर या हाशिए के समूहों और उत्पीड़ित समुदाय की आवाज़ उठाने पर था। शांति दूत के नाम से मशहूर बापू अहिंसा के पुजारी थे। उनके मूवमेंट्स सत्याग्रह कहलाते थे। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। जैसा कि मैंने बताया, वह समाज के दबे हुए गुट पर ध्यान देते थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह मिल वर्कर्स के लिए, जहां उन्होंने भूख हड़ताल को हथियार बनाया। 1919 में खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए, 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट, 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी चर्चा हम दक्षिण अफ्रीका के भी किस्सों में कर चुके हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जिसमें दांडी तक की यात्रा निकाली। यह यात्रा नमक जैसे जरूरी वस्तु पर लगे कर के विरोध में था। सत्याग्रह को युद्ध के नैतिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। बापू ने आम जन को यह सिखाया कि सत्याग्रह का प्रयोग समस्या तथा संघर्ष के समाधान हेतु किस प्रकार किया जा सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य दौर था। इस पूरी संघर्ष के दौरान बापू को 13 बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने 6 साल 5 महीने जेल में बिताए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बापू की बात करते हुए लिखा है कि दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। जी कर जीवन को अब जीना नहीं सुलभ है हमको, मर कर जीवन को फिर जीना सहज सुलभ है तुमको। यह शब्द थे प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल के। अब तक के किस्से में मैंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से प्रस्तुत किया है और पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। महात्मा नाम मिलने के पीछे वैसे तो कई मत हैं। पहले मत के अनुसार 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा संबोधित किया था। दूसरे मत में कहा जाता है कि 1915 में ही स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तीसरा मत, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के अपने एक लेख में उन्हें महात्मा से संबोधित किया। वैसे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने कभी महात्मा होने का दावा खुद नहीं किया। किस तरीके से दूसरे से प्रेरित होकर लोग महानता की तरफ बढ़ते हैं, बापू की कहानी में इसका उदाहरण अच्छे से देखने को मिलता है। बचपन में श्रवण कुमार पर आधारित किताब से बापू माता पिता की सेवा, पितृभक्ति की तरफ अग्रसर हुए। हरिश्चंद्र की नाटक से सत्य पुरुष बनने का विचार उनके मन में आया।
वह नाटक देखने के बाद खुद को हरिश्चंद्र की जगह देखकर रखते थे और रात्रि के समय उनके अनेक ख्याल आते थे। वैसे तो यह सब उनके द्वारा बताए गए बचपन के किस्से हैं, परंतु मेरा मत यह है कि महान बनने के पीछे जीवन में आए हुए मुसीबतें होती हैं जिनका हम सामना करते हैं, जैसे बापू ने किया। वैसे तो जीवन के हर विषय पर बापू ने कुछ विचार प्रकट किए हैं, परंतु मैं उन सब को यहाँ रखने में असक्षम हूँ और वो संभव भी नहीं है। इसके उपाय में मैंने एक महत्वपूर्ण विषय, जो आज के भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा पर उनके विचार प्रकट करने का मन बनाया। गांधी जी ने शिक्षा के लिए अपने विचार सदा दृढ़ रखे। गांधी जी ने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि रचनात्मक सोच दिमाग को उत्तेजित करेगी, इसलिए इसे प्राइमरी से लेकर सीनियर तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के दिमाग को रचनात्मक, स्वतंत्र और आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी ने शिक्षा और साक्षरता में एक अद्भुत अंतर प्रकट किया। उनके अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वाग्र सर्वश्रेष्ठ को विकसित करना है। साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं, आरंभ भी नहीं, यह उन साधनों में से एक है जिससे पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विभिन्न विचारों वाला देश है। यहाँ जैसे विभिन्न विचारों को मानने वाले लोग हैं, वैसे ही विचारों की आलोचना करने वाले लोग भी हैं। गांधी के विचारों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों में से कुछ से बातचीत करने पर पता चला कि दो किस्सों को लेकर आलोचकों के मन में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी है। पहला किस्सा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी का किस्सा, जिसमें आलोचकों का मानना है कि बापू चाहते तो फांसी रुक जाती, पर बापू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि अब तक बापू के बारे में जितना मैंने पढ़ा, उसके अनुसार ऐसा मुझे नहीं लगता और यही सत्य भी है। दरअसल बात ऐसी थी कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इरविन जो उस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लोग चाहते थे कि गांधी जी इसमें फांसी रुकवाने की बात करें, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मानना कुछ और ही था। उनका मानना था कि गांधी जी इरविन से इस विषय पर अलग से बात करें। गांधी जी ने इरविन से बात भी की, वाइसराय ने हामी भी बरती, लेकिन यह कहा कि सजा कम नहीं टाली जा सकती है। फांसी वाले दिन तक बापू कोशिश करते रहे। 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले। 23 मार्च जो कि फांसी वाला दिन था, उस दिन पत्र भी लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मार्च को कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने इस विषय पर अपना दुख और अपनी मजबूरियां भी बताई। दूसरा किस्सा जिसके लिए बापू पर आलोचक उंगली उठाते हैं, भारत पाकिस्तान बंटवारा। लेकिन मेरे पढ़े हुए के अनुसार गांधी जी इससे बहुत दुखी थे। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी बस हिंसा की वजह से वह इसे रोकने में नाकाम रहे। कोई घर का बड़ा जो अपने घर को किसी के राज से मुक्त करा कर लाया हो, वह उसके टुकड़े कभी नहीं चाहेगा। यह विषय बापू की मृत्यु का कारण भी बना। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने बापू को गोली मार दी। गांधी वहीं स्वर्ग को सिधार गए। गांधी जी ने अपने आदर्शों की वजह से बहुसंख्यक जनता से गुस्सा मोल लेने का साहस दिखाया और इसके बावजूद सुरक्षा तक लेने से मना कर दिया। नाथूराम गोडसे ने हत्या का तर्क देते हुए बताया कि जब तक गांधी जिंदा रहेंगे तब तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे। गोडसे का मानना था कि
अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह भी उनकी अपराजयता को स्वीकार करने जैसा था। गोडसे के मन में गुस्सा पाकिस्तान को 50 करोड़ की राशि देने के लिए बापू के दिए गए समर्थन की वजह से था। गांधी अपने आदर्शों से इतने महान तो हो ही गए थे या इतने प्रभावी थे कि उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वे लोग गांधी के प्रभाव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने एक वैज्ञानिक के शब्दों से अपनी बातों को शुरू किया था तो उसी वैज्ञानिक के शब्दों से खत्म भी करना चाहूँगा। आइंस्टीन ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि अंत में बापू अपने आदर्शों का शिकार बन गए। बापू के आदर्श अहिंसा के आदर्श। उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अव्यवस्था और अशांति के दौर में उन्होंने खुद के लिए सुरक्षा लेने से मना कर दिया। यह उनका अटल विश्वास था कि बल प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, इसलिए जो लोग सबसे ऊंचे न्याय के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें बल प्रयोग से बचना चाहिए। अपने दिल और दिमाग में विश्वास के साथ उन्होंने एक महान राष्ट्र को उसकी मुक्ति की ओर अग्रसर किया। उन्होंने दिखाया कि लोगों के साथ जोड़ने के लिए राजनीतिक चालबाजी एकमात्र तरीका नहीं है। नैतिक रूप से श्रेष्ठ आचरण का ठोस उदाहरण पेश कर लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। विश्व के सभी देशों में महात्मा गांधी की प्रशंसा इसी मान्यता पर टिकी है। यह शब्द थे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के। मुझे उम्मीद है शख्सियत की इस राह का पहला चरण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो या ना आया हो, अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें राह के आगे के चरणों के लिए प्रेरणा मिल सके। और आगे के चरणों में आप किन शख्सियत को सुनना पसंद करेंगे उसका भी सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।